नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जंतु जगत में आपका फौना। देखिए, हम लोग ने ये फ्लोरा पढ़ लिया है और इन टॉपिकों को जो हमारे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, इन सभी जो है 5 जगतों के बारे में चर्चा कर ली है हम लोगों ने। इसके बाद हमारा जो है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एमपी टेट के नाम से या सी टेट के नाम से। दोस्तों, आसानी से आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यह पर्यावरण का टॉपिक चल रहा है, 5वां वीडियो है हमारा लोग लगभग यह। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जंतुओं के विषय में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर जंतु विज्ञान को ही फौना के नाम से जाना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु आपको लगाना है। देखिए, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मछली, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा, रेंग कर चलने वाले जीव जो हैं जैसे सांप, छिपकली, केंचुआ, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, तितली, इस प्रकार के सभी जो जीव हैं जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों में जो संवहन की प्रक्रिया होती है, परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंचना आवश्यक है जहां से वह बाहर निकल सकते हैं। जैसे आप त्वचा से आपका पसीने निकलते हैं और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ आपके गुदा द्वार से निकाला जाता है। जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वह ग्रहण कर ली जाती हैं, उसके बाद बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप नाक से आपके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाता है, यह सब चीज़ें। तो दोस्तों, अब परिसंचरण तंत्र कहलाता है यहाँ पर उत्सर्जन अंग तक पहुँचना। जो भी चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ होती हैं, चाहे वह कार्बन हवा हो या अपशिष्ट पदार्थ हों। विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्लड की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक चिपचिपा लाल जो है तरंग का होता है, लाल रंग का यह आपका रक्त जो ब्लड है, इस लाल रंग में मौजूद एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग जो है आपका रेड कलर का पाया जाता है। काकरोच हो गया, केकड़ा हो गया, इन जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता, जिसके कारण इनके जो ब्लड का कलर होता है दोस्तों, वह चेंज होता है, अर्थात रेड कलर का नहीं देखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कार्य की बात करते हैं तो दोस्तों, यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है या फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है, जिससे शरीर के सभी अन्य भाग कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता भी है यह ब्लड आपका। अब आगे बात करते हैं हृदय या दिल की बात करते हैं। मनुष्य में जो दिल होता है वह बाईं छाती की ओर होता है। इसका आकार जो है मनुष्य की मुट्ठी के बराबर यहाँ पर पाया जाता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोनों भाग अलिंद होता है, ऊपर का दोनों भाग दायां अलिंद बायां अलिंद, और उसके बाद नीचे वाला जो है नीला दायां नीला बायां नीला, 2 ये होते हैं, 2-2 करके 4 आपका होता है। लगातार अगर बात करते हैं सामान्य व्यक्ति की तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों की दिल की धड़कन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डरने, ज़्यादा खुश होने या दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है दोस्तों, जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। और दिल की धड़कन को जो है, जैसे आप खून ब्लड निकलवाने जा रहे हैं तो दिल की धड़कन नापी जाती है कि आपका कितनी हाई ब्लड प्रेशर हो गया है या लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर जानकारी ली जाती है दोस्तों। जैसे यह रक्त को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में यह पहुंचाया जा सकता है ब्लड इसके माध्यम से। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि इसे फेफड़ा कहा जाता है। फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, फुफ्फुस शिराएँ होती हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय दोस्तों। महाशिरा होती है और कोशिकाएं नीचे होती हैं। धमनी शिरा की बात करते हैं तो धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, ब्लड होता है, जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुस जो धमनियाँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त भरा होता है। धमनियाँ जो है दिल से निकलती हैं। शिरा में बात करते हैं, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रक्त होता है।
सिराएं शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। मनुष्य के हाथ पैर जो हरी नीलियाँ दिखाई देती हैं, नलियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें ही हम लोग सिराओं के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि आपका हाथ वाथ देखते हैं उसमें पतली पतली नालिकाएँ टाइप दिखाई देती है ग्रीन ग्रीन कलर की, तो वैसे ही हम लोग सिरा के नाम से जानते हैं। अब मनुष्य में आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ए जैसे बी हो गया, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन ए बी के को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। लेकिन ओ जो है सर्वदाता है, यानी सभी को रक्त दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता सभी से दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर मछलियाँ हैं, उसके 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले जो जीव हैं उसके 3 कक्ष होते हैं। उभयचर अर्थात ज़मीन और पानी में रहने वाले जो जीव हैं वह 3, और यहाँ पर मगरमच्छ के 4 होते हैं। अगर पक्षी की बात करते हैं तो 4 जो है स्तनधारी के 4 होते हैं। सबसे ज़्यादा आपके कॉकरोच के जो है हृदय के कक्ष होते हैं जो 13 प्रकार के होते हैं। सबसे क्रिटिकल कंडीशन इसी की है। मनुष्य में अगर पाचन प्रक्रिया की बात करते हैं तो भोजन का वो ऐसे रूप में टूटना जिसे मनुष्य शरीर का ग्रहण कर सके, आसानी से पाचन प्रक्रिया कंप्लीट कर सके। पाचन प्रक्रियाओं में जो अंग मदद करते हैं वह है मुख गुहिका, जिसके द्वारा भोजन को हम लोग चबा कर अंदर ले जाते हैं। इसमें प्रयोग करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली जो है भोजन को धीरे धीरे अमाशय यानी पेट तक पहुंचाती है, फिर छोटी आंत क्षुद्रांत और फिर उसके बाद बड़ी आंत में प्रक्रिया करके मलाशय के द्वारा गुदाद्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निकाल देती है। इस पाचन प्रक्रिया में दोस्तों पहले अंतर्ग्रहण किया जाता है। देखिए अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो मनुष्य है भोजन को शरीर के अंदर लेता है, या ग्रास नली या ग्रास मुख जो गुहिका होता है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगर आप पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, ये दोनों चीज़ों से एक सेम आपकी ये नली होती है। और मुख गुहिका में जीभ और दांत भी होते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पहले जीभ और दांत होता है, उसके ऊपर जीभ के ऊपर कलिकाएं देखी जाती हैं छोटी छोटी, जो भोजन को चखने में उनको स्वाद मिलता है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाती है और निगलने में मदद करती है दोस्तों। दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है और पीसा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हमारे दांत हैं जिनका अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कृदंत दांत या अलग अलग हैं जिनके अलग अलग औजारों के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है। कुछ दांत हैं आपके चीरने के लिए, कुछ आपके पीसने के लिए, कुछ चबाने के लिए दांत आपके उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए पाचन प्रक्रिया में होता क्या है कि इस प्रक्रिया में जो भोजन होता है वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और अमाशय में और छोटी आंतों में जाता है मुंह के द्वारा। मुंह में आपका जो लार होता है वह कार्बोहाइड्रेट को पचाने में यह मदद करती है। छोटी आंत में आपका जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की आपकी जो लंबाई होती है 7.5 मीटर होती है, यह आपको एग्जैक्ट याद रखना है। भोजन का पाचन लार ग्रंथियों, यकृत और लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों के माध्यम से होती है। अमाशय में भोजन का पाचन जो है तेज़ी से होता है, क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज गति से वर्क करती है इस पर। अब यहाँ पर बात करते हैं अवशोषण की। तो दोस्तों जब यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, भोजन में मौजूद जो है पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है ज़्यादातर। लेकिन जब छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण हो जाता है तो इसके बाद जो है जल और खनिज का अवशोषण आपका जो आवश्यक होता है वह बड़ी आंत में किया जाता है। इसकी लंबाई आपकी 1.5 मीटर है, ये आपको पता है। और यहाँ पर आपके जो जल और खनिजों का अवशोषण होने के उपरांत यह आपका आगे भेज देता है। और स्वांगीकरण प्रक्रिया दोस्तों, इस प्रक्रिया में अवशोषित जो भोजन होते हैं उनके पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाया जाता है। जब रक्त का जो है अवशोषण होता है तो वह विभिन्न अंगों में पहुँचाया जाता है, यह स्वांगीकरण के माध्यम से होता है दोस्तों। अब यहाँ पर जब सब चीज़ें जो आपके जो इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो शरीर के लिए आपकी महत्वपूर्ण होती हैं, उनको आपका यहाँ पर अपचयित कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपचयित भोजन मलाशय के द्वारा जो इकट्ठा होकर
कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल यानी लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम बोएट ने बताया था दोस्तों कि जो आपका भोजन होता है वह किस प्रकार और जल्दी कैसे पचता है शरीर में। देखिए, आप जीभ और दांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, लेकिन दांत दोस्तों मनुष्य में आयु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर दूध के दांत और अस्थायी दांत। देखिए, दूध के दांत आपके केवल पूछे जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं तो 20 आपको ऑप्शन में लगाना है। लेकिन अगर आपको से पूछा जाए कि यह भी दूध के दांत कब तक रहते हैं तो 8 साल तक के यह रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या बताएं तो यह 32 होते हैं, 8 साल के बाद ये निकलते हैं आपके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा जो है, और दोनों साइडों से खट्टा या नमकीन स्वाद का पता चलता है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें उत्सर्जन कहा जाता है। जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है दोस्तों उन्हें उत्सर्जन अंग कहा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जन अंग गुदा है आपका, वृक्क जिसे कहा जाता है, फेफड़ा अर्थात फुफ्फुस है जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, त्वचा आपको जिससे पसीना निकालते हैं, यकृत या लीवर और मलाशय ये आपके उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन अंग मुख्य रूप से ये पेशाब, लैट्रिन और वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें निकलती हैं। यहाँ देख रहे हैं आप धमनी या सिरा, वृक्क देख रहे हैं, उसके बाद मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग या उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, गुर्दा के बारे में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। किडनी, मनुष्य में 2 गुर्दा पाए जाते हैं, ये मुख्य उत्सर्जन अंग हैं। इसका आकार जो है राजमा की फली के बराबर होता है। आपने राजमा की फली देखी होगी, उसके बराबर होता है। जब रक्त जो है गुर्दों से पहुंचता है तब गुर्दे उसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों फेफड़े के बारे में। बहुत से दोस्त कहते हैं बहुत स्लो पढ़ाते हैं सर आप, तो आपके पास है एक ऑप्शन, आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं 1.2 या 1.5 या 2 आप कर सकते हैं और आपको स्पीड प्राप्त हो जाएगी। अब वीडियो अगर पसंद आ रहा है, इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन अप करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जैक्ट आपके फैक्ट हैं जो एमपी टेट सी टेट के लिए रामबाण क्लासेस हैं दोस्तों। अब फेफड़े के बारे में देख रहे हैं कि मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यहाँ बाहर निकलती है। त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। पसीने में जो जल हो गया आपका, पानी अर्थात लवण यानी नमक, दोनों मिले हुए होते हैं, इसलिए पसीने का स्वाद हमेशा नमकीन होता है। आगे यहाँ पर लीवर की बात करते हैं तो मनुष्य में लीवर पाया जाता है और लीवर जो है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद यूरिया जो है मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर बात करते हैं मलाशय की। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का जब पाचन और अवशोषण होता है तब अपचा हुआ पदार्थ जो है जो पच नहीं सकता है यानी अपशिष्ट पदार्थ होता है और मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय के उपरांत यह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, श्वास यानी सांस लेना श्वसन का ही एक भाग हम लोग मानते हैं। जब मनुष्य सांस लेता है तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है और यहाँ पर भोजन को ऊर्जा उससे प्रदान होती है। ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है, जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है और यह प्रक्रिया पुनः चक्रण के रूप में चलती रहती है। ऑक्सीजन अनबा लेता है और ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को भोजन को, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वह बाहर निकाल दी जाती है। इसमें किन किन आपका अंगों का प्रयोग किया जाता है तो नासा द्वारा आप सांस लेते हैं, श्वसन नली इसके सहायक होती है, फेफड़े आपके 2 होते हैं आपके और डायाफ्राम होता है। यह श्वसन तंत्र के लिए कंप्लीट प्रोसेस है इसका। नासा द्वार यानी नाक में क्या प्रक्रिया होती है? मनुष्य नाक से सांस लेता है और छोड़ता है, बस यही 2 काम है इसके। नाक में मौजूद बाल होते हैं जो चिकने पदार्थ धूल को शरीर में घुसने नहीं देते हैं। फेफड़ा जो है फुफ्फुस क्या करता है तो
तो यहाँ पर फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है इसके माध्यम से। डायफ्राम क्या करता है, मध्यपट, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में वायु ऑक्सीजन भर जाती है। जब डायफ्राम अपनी जगह पर आता है तब फेफड़ों से वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। इसका यही वर्किंग है। कुछ यहाँ पर विशेष जानवरों के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से जानवर हैं वहाँ जो रेंगते हैं, बहुत से चलते हैं, बहुत से उड़ते हैं जानवर, और उनमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं शेर के बारे में। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। इसकी उम्र या आयु लगभग 14 वर्ष मानी जाती है। यह भूरे रंग का होता है और अपनी मूंछों की मदद से यह शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है। यह अपने कानों की मदद से यह अपने शिकार को धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है और अंधेरे में बात करते हुए मनुष्य लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, क्योंकि अंधेरे में यह देख सकता है। अगर आप कहीं फंस जाते हैं और आपके आसपास शेर हैं तो दोस्तों आप अंधेरे में निकलें ना, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। इसके बच्चे का वज़न जो है पैदा होते समय 1 से 2 किलो होता है। शेरनियाँ जो होती हैं, बच्चे जो है समूह में रहते हैं। शेरनी समूह की नेता मानी जाती है उस समय। शेर के बच्चे, नर बच्चे 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और अकेले विचरण करते हैं। 2 से 3 साल बाद शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र या इलाके की पहचान कर लेता है। शेर की जो दहाड़ है बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह मांसाहारी होता है। अब जैसे देखते हैं बाघ, अगली यहाँ पर देखते हैं बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है और यह अपनी मूंछों की मदद से लगभग शिकार का पता लगा लेता है। वही वर्किंग है शेर की तरह। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि इसके अंधेरे में जो है मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है जिस प्रकार शेर है। यह अपने कानों की मदद से शिकार की धीमे से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है, सेम टू सेम शेर के जैसे। इसके बच्चे का वजन पैदा होते समय आधा किलो से 1.5 किलो होता है। उसमें 1 किलो से 2 किलो, इसमें आधा किलो से 1.5 किलो होता है लगभग। बाघिनी जो है बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन जो है समूह की नेता रहते हैं। जैसे उस प्रकार शेरनी होती है उस प्रकार यहाँ बाघिन होती है इस समूह की नेता। बाघ जो है कि नर बच्चे 2 से 3 साल में अपने समूह को छोड़ देते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया है यहाँ पर। यह भी अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, जस्ट आपकी शेर की जैसी। यह भी मांसाहारी जीव होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हाथी की। हाथी दोस्तों यह पृथ्वी के ऊपर यानी स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। जल मंडल की बात करते हैं तो व्हेल है आपका सबसे बड़ा जानवर, लेकिन अगर स्थल मंडल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर हाथी होता है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात 5.5 किलो का दोस्तों। इसका रंग काला होता है, ब्लैक। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ से खेलता रहता है और यह अपने सूंड के माध्यम से ऐसा वर्किंग करता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल अर्थात 100 किलो से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट में प्रीवियस सीटेट में 2019 के सीटेट में दिसंबर वाले में पूछा भी गया था और यहाँ से आपके टेट, एमपी टेट और सीटेट में पूछे जाएंगे प्रश्न दोस्तों। इसके जो भी टॉपिक कवर कराते हैं उसके हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, तो आप दोनों को ज़रूर देखा करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है दोस्तों। 2 क्विंटल का मतलब है 200 किलो के बराबर होता है। यहाँ पर हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं, अर्थात एक समूह में लगभग 10-12 जानवर रहते हैं। सबसे जो है हाथनी समूह की नेता भी मानी जाती है। पुरानी हाथी या बुजुर्ग हाथी हथनी जो होती है। हाथी के नर बच्चे 14 या 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हाथी बहुत कम सोता है, बस 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी इसकी नींद बहुत कम होती है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर गैंडे की बात करते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर होता है। हाथी के बाद दूसरा यही सबसे बड़ा जानवर है। यह आपका एक सींग वाला गैंडा आपका आसाम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, और उसके लिए फेमस भी है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है दोस्तों।
इसके सींग इसके नाक के ऊपर होती है, एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाले भी हो सकते हैं। इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर की होती है। इसका वजन 1000 किलो से ज़्यादा होता है। यह शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जिराफ की बात करते हैं तो जिराफ है, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में एक जिराफ लगभग 45 किलो पत्तियां खा सकता है। कितने किलो दोस्तों? 45 किलो पत्तियां खा सकता है। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ दोनों पैर आगे बढ़ते हैं, यानी एक तरफ से पूरी प्रक्रिया करता है। पहले दोनों तरफ के एक पैर बढ़ाता है, फिर उसके बाद दोनों तरफ के एक पैर को बढ़ाता है। यह बहुत ही कम सोता है, एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही कम से कम सोता है दोस्तों। और यहाँ पर पेंगुइन की बात करते हैं तो पेंगुइन यह न उड़ने वाला पक्षी है। यह पानी में तैर सकता है, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह अंडे अपने बर्फीलों में देता है, यानी बर्फ़ पर देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह समूह में रहते हैं, बहुत ज़्यादा समूह में रहते हैं, अकेले तो भ्रमण ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हेल मछली की। यह पानी में ही रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देती है। यह ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, हाथी से भी बड़ी होती है, भी होती है। या फेफड़ों में इसे सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है और यह बहुत साल जीवित भी रहती है। यहाँ पर बात करते हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन यह पानी में ही रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह नर बच्चों को जन्म देती है। यह फेफड़ों में सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। यहाँ पर अंधी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है डॉल्फिन दोस्तों। अब मोर की बात करते हैं यहाँ पर। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और हरे कलर के होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट बना होता है। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है, 20 ईयर्स ओल्ड यह होता है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है और नए पंखों को धारण करता है। यह सर्वाहारी होता है दोस्तों, और इसके मारने पर जुर्माना भी है। और यहाँ पर क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है इसलिए देशद्रोह का भी यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो है लग जाएगा, आपके केस चले जाएंगे। अब सांप की बात करते हैं। सांप एक सबसे अलग है इसमें सभी जानवरों में, क्योंकि यह रेंग कर चलता है। इसके दांत नहीं होते हैं, इसके कान नहीं होते दोस्तों। यह भोजन को पूरा निगल जाता है। इसके कान भी नहीं होते, क्योंकि यह केवल कंपन को, ज़मीन के कंपन को ही सुन सकता है। ये मांसाहारी होता है। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करता है। इसके काटने की दवाई इसके जहर से ही बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप भी दिखाए गए हैं। नाग यानी कोबरा, दुबोइन और करैत, अफाई जो है यहाँ पर, ये इतने ही यहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। 4-5 प्रकार के। कोबरा सांप घोंसला भी बनाता है। यहाँ पर देखते हैं कि अजगर सबसे लंबा जीव है और इसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है अजगर की। ये किसानों के मित्र भी होते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने और चूहों को खा जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर केचुए की बात करते हैं दोस्तों। केचुआ यह भी रेंग कर चलने वाला ही जीव होता है, लेकिन यह भूरे रंग का होता है। यह किसान का मित्र होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है दोस्तों। ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं और ये मिट्टी खाते हैं और ज़मीन को भुरभुरा कर देते हैं एकदम। ये भी किसान के मित्र हैं, जबकि जब ये मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, हवा उसमें चली जाती है तो फसलों के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर चिंपैंजी की बात करते हैं। यह सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये समूहों में रहते हैं। 30 से 80 तक सदस्य इसके हो सकते हैं समूह की संख्या। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। इसकी आयु लगभग 50 साल है और ये सर्वाहारी होते हैं, यानी आपके मांस, मच्छी और शाकाहारी दोनों प्रकार के यह देखे जाते हैं। देखिए, स्लॉथ एक जानवर होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि यह भालू जैसा जानवर है। यह रात्रिचर है और दिन में भी सोता है। लगभग 18 घंटे या लगभग सोता है। ज़्यादातर यह सोता ही रहता है और यह पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु लगभग 40 साल है।
यह एक अच्छा तैराक भी होता है। और एक बात करते हैं, पत्ते ही खाता है और कीड़े मकोड़े को खाता है और फिर सो जाता है। शीत निद्रा की बात करते हैं तो कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहा जाता है। जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, छिपकली हो गया, भालू हो गया, ये आपको देखते होंगे कि यहाँ पर ठंडी के समय जो है यह निकलते नहीं हैं, बहुत कम। आप सांप दिखते हैं तो गर्मी के सीज़न में ही निकलते हैं, आपके ठंड में आपके दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका अर्थात सेल। सेल आप जैसे देखते हैं, सेल एक प्रकार से आपका जैसा एक घर बना है तो उसमें छोटी छोटी जो ईंटें लगी होती हैं, उसी प्रकार है आपका सेल के निर्माण। अगर किसी भी संरचना का निर्माण करना है तो आपके सेलों के संगठन के उपरांत ही बनेगा दोस्तों। संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ही आपकी कोशिका कही जाती है। 1665 में बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव लकड़ी पर एक कार्क देखी थी, उसको ही सेल का नाम दिया। कोशिका के आधार पर यह दो प्रकार के कोशिका मानी जाती है, एक कोशिका जीव और बहुकोशिकीय जीव। यानी वन सेलुलर आपके जो एनिमल होते हैं और यहाँ पर मल्टी सेलुलर दो प्रकार के होते हैं। तो अगर वन सेलुलर की बात करते हैं तो ये जीव वो वही हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। जैसे आपकी बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इनमें एक आपकी कोशिका पाई जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय की बात करते हैं, जैसे फंजाई हो गया और जानवर हैं, वे बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं। कोशिका की जो संरचना होती है दोस्तों, कोशिका के अनेक भाग होते हैं और इन्हें कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। सेल ऑर्गन इन्हें कहा जाता है। इन कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जानवरों की कोशिकाएं अलग होती हैं, किंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एक समान भी देखे जाते हैं। कोशिका के और उनके कार्यों की बात करते हैं यहाँ पर। कोशिका भित्ति जैसे है, यहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं तो यह सिर्फ पेड़ पौधों में दिखाई देता है, या बाहरी आवरण होता है जो पादप को अन्य चीज़ों से रक्षा करता है। अब यहाँ पर झिल्ली की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की, तो इसके कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने वाले कणों को नियंत्रित करना है, क्योंकि अगर ये झिल्ली नहीं रहेंगी तो अनियंत्रित रूप से आवागमन बना रहेगा, जो एक प्रकार से सही नहीं है। अब केंद्रक की बात करते हैं तो इसका कार्य कोशिका का सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक गुणों को भी पहुंचाता है, जो यहाँ पर सेंटर में रहता है। केंद्रक की बात करते हैं। देखिए, तारक काय की बात करते हैं, गोल्जी काय बॉडी आपकी हो गई, तारक काय हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इन सारे विषयों पर बात करेंगे हम लोग। अब तारक काय की बात करते हैं तो यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना है। आप अगर आपने यूपी टेट का पेपर दिया होगा तो तारक काय आपका आया था दोस्तों कि यह जंतु कोशिका में कौन सा पाया जाता है, तो तारक काय आपका सही आंसर था। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा प्रदान करती है, कोशिका जो है ऊर्जा, इसे यहाँ पर ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। अब गाल्जी काय की बात करते हैं तो इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना होता है। अंतः प्रदर्श जो जालिका होती है दोस्तों, इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। लाइजोसोम्स की बात करते हैं, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कणों को पचाना होता है। अब यहाँ पर राइबोसोम की बात करते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं और सारे पॉइंटों को अच्छे से ध्यान दीजिए। राइबोसोम्स की बात करते हैं दोस्तों, इसका कार्य प्रोटीन बनाना होता है। रिक्तिका की बात करते हैं। अब यहाँ पर रिक्तिका क्या है, इसका कार्य कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करना होता है। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट बचता है, लवक। लवक क्या है आपके, तो यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। इसका कार्य पौधों को हरा रंग देना, भूमिगत भोजन को जो है इकट्ठा करना, फल फूलों को जो है रंग प्रदान करना होता है। अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य है केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जीव द्रव्य दोस्तों। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर एक जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, और यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता यहाँ पर देख लीजिए आप। जैसे
अब ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं गालजिकाय है, कोशिका भित्ति है, ये सेल वॉल, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, राइबोसोम्स है, कोशिका द्रव्य है, लवक है, केंद्रक द्रव्य है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीज़ आपकी पादप की कोशिका है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग जंतु की कोशिका देखते हैं तो इसमें देख रहे हैं या लाइजोसोम्स, गालजिका, केंद्रक, अंतः प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये थोड़ा से अलग आपके स्ट्रक्चर के रूप में भी हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिकांग की बात करते हैं और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या है। देखिए, कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो पादप कोशिका में होते हैं, लेकिन इस जंतु कोशिका में यह नहीं पाए जाते हैं। लवक की बात करते हैं तो यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में फिर से नहीं पाए जाते हैं। तारक काय की बात करते हैं तो यह पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन जंतु कोशिका में तारक काय पाए जाते हैं। लाइजोसोम्स की बात करते हैं तो यह पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आपके जंतु कोशिका में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। रिक्तिका दोस्तों इसमें बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है, लेकिन पाई दोनों में जाती है। आकार की बात करते हैं तो इसकी कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसकी कोशिका का आकार छोटा होता है जंतु कोशिका का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके अन्य नाम देखते हैं। केंद्रक को आप कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। अब नेम बदल कर भी पूछा जा सकता है आपसे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। राइबोसोम्स की बात करते हैं तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम्स है वह प्रोटीन की फैक्ट्री, यहाँ पर सारे जो प्रोटीन होते हैं उनका संग्रहण रहता है। लाइजोसोम्स की बात करते हैं, आत्मघाती थैली, यहाँ पर जो भी आपके सेल होते हैं वह मरते हैं लाइजोसोम्स में दोस्तों। पाचक थैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक है दोस्तों, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहे हैं तो तंत्रिका है। ये आपको तीनों पता होना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, और तंत्रिका जो है आपकी सबसे लंबी कोशिका। और दोस्तों इसके साथ साथ इस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।